हाँ, क्या लगा मैं भूल जाऊंगा? हाँ नहीं गाइस, देखो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। अरे क्या हुआ? हाँ, ये क्या खुल गया? अरे यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था एंड मैंने कहा था कि आप लोग ये क्वेश्चन करके आइएगा। और आप लोगों ने क्या ये इंटेक्स क्वेश्चन 10.9 किया? अगर किया है तो वेरी गुड, लेट्स चेक आवर आंसर्स। चलो अपने आंसर्स को हम लोग चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एक बेंजीन की रिंग है? नहीं, ये एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, यानी ये टेम्पररी एक अल्केन है, एक साइक्लिक अल्केन है और उससे एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मली एक आपका अल्काइल हैलाइड ही कहलाएगा, ये साइक्लो अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, उससे मैग्नीशियम जुड़ा। तो यहां पर आपका जो ए बनेगा वो बेंजीन रिंग MgBr बन जाएगा, यानी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फिर जब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप पानी में डालेंगे तो आप लोग जानते हैं कि पानी की प्रेजेंस में क्या होता है। पानी की प्रेजेंस में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाता है वाटर के, क्योंकि वाटर दो पार्ट में टूटता है HNOH। और ये जो आपका मैग्नीशियम है ये एक आयोनिक बॉन्ड OH के साथ और एक आयोनिक बॉन्ड Br के साथ बना लेता है। सो ये बन जाएगा आपका सिंपल साइक्लोहेक्सेन, ये बन जाएगा आपका सिंपल साइक्लोहेक्सेन। तो आपका प्रोडक्ट A इज दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और आपका प्रोडक्ट B इज दिस साइक्लोहेक्सेन। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, हो गया नोट? कोई परेशानी इसके अंदर? चलिए ग्रेट। फिर इसको रब करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे यहां पर जगह चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर B की तरफ चलते हैं। RBrMg ड्राई ईथर, वो RMgBr बना लेगा ये, इट विल फॉर्म RMgBr, जो कि हेवी वाटर की प्रेजेंस में यहां पर D को कनेक्ट कर रहा है। अब ये जो हेवी वाटर यहां पर डाला गया है, दिस इज समवॉट रेडियो एक्टिव इन नेचर और वी कैन से हेवी। तो ये एक्चुअली बताता है कि हाइड्रोजन जो है वो ये वाले कार्बन पर अटैच होता है। मतलब यहां पर जो हेवी वाला हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, वो इस वाले कार्बन पर कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि हमारा ये जो R है, दिस R शुड बी CH3Br। इसका मतलब यह है कि ब्रोमीन यहां पर सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर था। सर आपको ये कैसे पता चला? ये प्रोडक्ट देख के देखिए, मैं आपको इसको करके बताता हूं। ठीक है, तो मैंने आपको ये प्रोडक्ट देखकर क्या बताया कि हमारा CH3CH यहां पर इससे Br कनेक्टेड था और यहां पर हो गया CH3। अब इससे इन्होंने क्या करा? मैग्नीशियम जोड़ा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपका प्रोडक्ट पता है क्या बना? आपका प्रोडक्ट बना CH3CH, यहां पर Mg जुड़ गया और Mg से Br जुड़ गया और यहां पर हो गया CH3। अब जब आप इसको हैवी वाटर के साथ डाला तो हैवी वाटर में से जो OD रहेगा, भाई आप हैवी वाटर को आप नॉर्मल वाटर की तरह ही ट्रीट करो। जब H2O दो पार्ट में टूटता है, H और OH, तो D2O दो पार्ट में टूटेगा, DNOD। तो जो आपका OD निकला वो मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट होकर OD एंड Br बन के बाहर हो गया, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन, ये देखो। और ये जो D है और ये जो D है, ये D इस पर्टिकुलर कार्बन से आकर कनेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3 और यहां पर लग गया तुम्हारा D। तो इस वजह से ये जो D है आपको यहां वाले कार्बन पर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम था वो इस ब्रोमीन से जुड़ा और ये जो ब्रोमीन था ये वाले कार्बन पर जुड़ा था। तो ये आपका प्रोडक्ट जो C है, दिस C प्रोडक्ट, ये C वाला प्रोडक्ट ये रहेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये रहा। तो आपने C को आइडेंटिफाई कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर। दिस इज वेरी इजी, बस आप लोगों को रिएक्शन को सॉल्व करते आना चाहिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए ग्रेट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नीचे मुझे दिख रहा है यहां पर R1X को Mg के साथ इन्होंने ट्रीट करा है, लेकिन उसके भी पहले मैं यहां देखूं, ये यहां से यहां एक्चुअली इसने वुड्स रिएक्शन लगाई है, इसने यहां पर वुड्स रिएक्शन लगाई है। और मैंने आपको हमेशा बोला है वुड्स रिएक्शन में कार्बन का नंबर डबल हो जाता है।
मैंने आपको क्या सिखाया है, वुड्स रिएक्शन में कार्बन का नंबर डबल हो जाता है। तो यहां पर आपको एक एंड पर 1 2 3 और ये 4 कार्बन दिख रहे हैं, और इस एंड पर ये कार्बन और 1 2 3 और 4 कार्बन दिख रहे हैं। मतलब आप क्या करो, आप इस हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में तोड़ दो, तो आपको ये दिखने लगेगा CH3 C CH3 CH3X प्लस यहां पर आपको 2 मोल्स ऑफ सोडियम डालने पड़े होंगे वुड्स रिएक्शन करने के लिए, फिर X C CH3 CH3 और CH3, ये आपकी वुड्स रिएक्शन की कंडीशन बन गई। अब ये 2 सोडियम ने यहां से ये 2 हेलोजन लेकर 2NaX बन के बाहर जाना, सही समझा। और अब यहां पर बचा तुम्हारा CH3 C CH3 CH3 और यहां पर बचा ये वाला कार्बन CH3 CH3 CH3। क्या है बात आप लोगों को समझ में आई? तो ये वाला प्रोडक्ट ही बना है यहां पर, देखिए मतलब हमारा ये जो R होना चाहिए, दिस R शुड बी दिस कार्बन, उससे 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ो तो कार्बन CH3 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 और एक हेलोजन। तो यहां पर मैं RX की जगह लिखूंगा CH3 C CH3 CH3 और यहां पर मैं लिखूंगा X। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये वुड्स रिएक्शन बनाना है आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही हमको बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि मुझे और स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर इसने इसको Mg के साथ ट्रीट करा, सो जब आप इसको Mg के साथ ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली यहां पर ये हो जाएगा C CH3 CH3 और ये हो जाएगा MgX, ये तुम्हारा D हो गया कंपाउंड। इसको जब आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो वाटर के साथ क्या होगा, आपका ये जो Mg है ये OH के साथ जुड़ जाएगा वाटर के और X को अलग कर लेगा, और यहां पर ये कनेक्ट हो जाएगा CH3 C CH3 CH2, यहां पर हाइड्रोजन का H आ जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा कंपाउंड नंबर E, आपका कंपाउंड नंबर E ये हो जाएगा। रिएक्शंस आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये अच्छे क्वेश्चंस थे। इसमें आपको A B C D E R और R डैश पहचानना था, तो काफी मजा आया इस तरीके के क्वेश्चंस करने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बैक टू आवर टॉपिक, जिसमें अब हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं। वी हैव टू स्टडी सम इंपॉर्टेंट पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। अब ये पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के मैंने प्रायरली नोट्स बना दिए, क्योंकि ये नोट्स आपको डायरेक्टली काम में आ जाएंगे। आपको क्या करना है, केवल इसका स्क्रीनशॉट लेना है, समझा मैं दूंगा, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए। सबसे पहला जो कंपाउंड हमें स्टडी करना है दैट इज योर डाइक्लोरोमीथेन। नाउ डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH2Cl2, दैट विल बी कॉल्ड एज डाइक्लोरोमीथेन। अब डाइक्लोरोमीथेन क्या है गाइस, ये बहुत अच्छा पेंट रिमूवर है, एक ऐसा सॉल्वेंट जो पेंट को रिमूव करने में हमारी मदद करता है। दूसरा, ये एरोसोल के अंदर प्रोपेलेंट का काम करता है। गाइस जिन बच्चों को प्रोपेलेंट का मतलब नहीं पता, आप लोग प्रोपेलेंट को एक को सॉल्वेंट मानिए। आप प्रोपेलेंट को क्या मानिए, आप प्रोपेलेंट को एक को सॉल्वेंट मानिए। ये को सॉल्वेंट क्या काम करता है, जो हाईली प्रेशराइज्ड डीओ के कैन्स होते हैं उनके अंदर जब आप डीओ के कैन को प्रेस करते हो तो विद प्रेशर वो बाहर निकलते हैं। तो जो सॉल्वेंट जो इनके ड्रॉपलेट्स क्रिएट करके बाहर निकलता है वो प्रोपेलेंट कहलाता है। तो एरोसोल्स के अंदर इसका पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। देन ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ये मेटल की क्लीनिंग करने के काम में आता है और मेटल की फिनिशिंग करने के काम में आता है, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म करता है। मतलब अगर ये आपकी बॉडी में लगातार जाता रहे तो ये आपके ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। मतलब आप समझे कि वो सारी इंडस्ट्रीज जहां पर डाइक्लोरोमीथेन की यूटिलिटी होती है, जैसे पेंट रिमूवर्स, यानी कि ये पेंट मेकिंग कंपनीज में आ गया, डीओ मेकिंग कंपनीज में आ गया, फार्मास्यूटिकल्स में आ गया और मेटलर्जी में आ गया। जहां जहां इसका यूज होगा वहां वहां के वर्कर्स कहीं ना कहीं ब्रेन के डिसऑर्डर से आपको सफर करते हुए जरूर दिखाई देंगे। फिर अगर मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में ये लोअर लेवल में अगर रिलीज होता है, इसकी मात्रा कम रहती है, तो वहां पर मौजूद लोगों के विजन में और हियरिंग में इंपेयरमेंट आ जाएगा। मतलब उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देने लगेगा, धुंधलापन आ जाएगा,
सुनाई कम देने लगेगा, आवाजें आएंगी लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं आएगी, सब बिखरा बिखरा अजीब अजीब सा लगने लगेगा। और अगर इसका लेवल हाई हो जाए तो आपको डिजीनेस होने लगेगा, आपको लगेगा मैं सो जाऊं, मेरे को चलते नहीं बन रहा है, मेरे सर में कुछ हो रहा है, ऐसा लगेगा। नौशिया, आपको लगातार बेचैनी होगी, घबराहट होगी, आपको उल्टी जैसा लगेगा। टिंगलिंग, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, चक्कर आने लगेंगे। आपके पैरों में और आपके फिंगर्स में नंबनेस यानी सुन्न हो जाएगी, आपको लगेगा मेरे उंगलियों में फीलिंग ही नहीं है, मेरे उंगलियों में कुछ सेंसेशन नहीं आ रहा। अगर कोई तुम्हें पिन भी चुभा देगा तो तुम्हें उसका दर्द महसूस नहीं होगा, ऐसी फीलिंग आने लगेगी। अगर ये आपकी स्किन पर लग जाए तो आपकी स्किन को जला सकता है, बर्न सेंसेशन आएंगे आपको कि जल गया, कुछ लाल लाल हो जाएगा। और अगर ये आपकी आंखों में लग गया तो ये आपकी कॉर्निया को जला सकता है, विच इज वेरी डेंजरस। ठीक है, दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है CHCl3 एंड कॉमनली इट इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। कॉमनली इट इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म का आपने नाम तो बहुत सारी हिंदी मूवीज में सुना ही होगा, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म गाइस एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है फॉर फैट्स, ये फैट को डिसॉल्व कर सकता है, इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। दूसरा, ये अल्कलॉइड्स को डिसॉल्व करता है। अल्कलॉइड्स क्या होते हैं? प्लांट में से निकलने वाले कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं और इनकी मेडिकल यूटिलिटी हमारी लाइफ में बहुत होती है। यूजुअली आयुर्वेदा और होम्योपैथी के अंदर जो किसी प्लांट से मेडिसिन निकाली जाती है, मैक्सिमम उसके अंदर हम अल्कलॉइड्स को ही मान के चलते हैं। उसके अलावा ये आयोडीन के लिए भी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है और भी इसके अलावा कई नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को ये अपने अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व करता है, या मैं कहूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। पुराने जमाने में क्योंकि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एक्टिवनेस के लिए। आप कितने एक्टिव हो, आप कितने खुश हो, आपका मूड कितना एलिवेटेड है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चलता है। तो ये उसको डिप्रेस कर देता है, इंसान बेहोश हो जाता है। इसीलिए पुराने जमाने में जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर इसे यूज किया जाता था, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा है, इंसान के शरीर में जाकर कई बार ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है। इसीलिए आजकल हम क्लोरोफॉर्म की जगह पर ईथर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि ईथर्स लेस टॉक्सिक होते हैं और ये ज्यादा समय तक एक पर्टिकुलर पर्सन को बेहोश रखने की ताकत रखता है। इसलिए आजकल कंपाउंड चेंज हो गया। आज की तारीख में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट, देखो हमारी जो आधी से ज्यादा धरती की वाट लगी है ना, वो इन्हीं सब कंपाउंड्स की वजह से लगी है। और वो भी क्यों? ठंडक करने के लिए। एसी चलाना, फ्रिज चलाना, ये आप देखिए आज इस दुनिया में ऐसा कौन सा घर है जहां फ्रिज नहीं होगा? ऐसी कौन सी होटल है, ऐसा कौन सा छोटा सा चाय का शॉप है, ऐसी कौन सी छोटी सी रिफ्रेशमेंट की शॉप है, एक पैटीज की शॉप है, एक छोटी सी मैगी का ठेला है जहां पर फ्रिज नहीं है। इनफैक्ट ये कोका कोला कंपनी वाले, पेप्सी कंपनी वाले, थम्स अप वाले, मिरिंडा वाले, माजा वाले, ये उस दुकानदार को फ्रिज अपनी तरफ से दे देते हैं ताकि उस फ्रिज के अंदर वो अपना माल रख सके। लेकिन आप देखो दुकान दुकान फ्रिज है, घर घर फ्रिज है। आजकल तो घर घर एसी भी लग रहे हैं। पहले तो केवल अरब कंट्रीज में एसी लगना पंखे की तरह था, लेकिन आजकल हर जगह एसी लगा हुआ है। मॉल में 24-24 घंटे एसी चलते हैं, हॉस्पिटल्स में 24-24 घंटे एसी चलते हैं। तो ये जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन है। और क्योंकि इतनी सारी जगह पर फ्रिज है, इतनी सारी जगह पर एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, तो उन्हें ठंडा करने के लिए जो रेफ्रिजरेंट्स चाहिए होते हैं वो बनाना भी जरूरी है। और वो बनते हैं आपके ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म से। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट है, मार्केट में इसको बोलते हैं फ्रेयॉन रेफ्रिजरेंट 22, FR22, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FR22। ये गैस होती है जो ठंडक क्रिएट करने के काम में आती है और ये बनाने के लिए आपका क्लोरोफॉर्म रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बोले यहां पर कि अगर आपने 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म आउट ऑफ 1 मिलियन पार्ट अगर स्मेल कर लिया, यानी कि आप एक बात समझिए कि आप आपके रूम में जो हवा है उसको 1 मिलियन मान लीजिए। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। उस 10 लाख हिस्से में से अगर 900 900
पोर्शन अगर क्लोरोफॉर्म का है और अगर वो आपने ब्रीथ कर लिया, यानी कि 900 पार्ट्स पर मिलियन, सिंपल सी बात है 900 ppm बोलेंगे इसको, अगर आपने इतनी ज्यादा हाई क्वांटिटी में ये इनहेल कर लिया तो आपको ये फटीग कॉज करेगा, हेडेक कॉज करेगा, डिजीनेस कॉज करेगा। अगर आपका ज्यादा एक्सपोजर हो गया, जैसे आपने सुना होगा कई बार सर्जरी करते वक्त पेशेंट को ज्यादा एनेस्थीसिया दे गया और वो उससे ही मर गया, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ज्यादा क्लोरोफॉर्म दे देते हो ना तो ये लिवर को और किडनी को डैमेज कर देता है। क्यों डैमेज कर देता है? ये डैमेज इसलिए कर देता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म जब हमारे लिवर में जाता है तो लिवर क्लोरोफॉर्म को मेटाबोलाइज करेगा। भाई मेटाबोलाइज करना लिवर का काम है। लिवर आपकी बॉडी में जाने वाले हर पर्टिकुलर कंपाउंड को मेटाबोलाइज करके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने की कोशिश करेगा जो हमें न्यूट्रिएंट दे सके। तो लिवर को क्या मालूम कि तुम क्लोरोफॉर्म सूंघ के बैठे हो, तो तुम क्लोरोफॉर्म जब सूंघोगे तो वो आपके लिवर में जाकर फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। गाइस फॉस्जीन का केमिकल फॉर्मूला COCl2 होता है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से, फॉस्जीन के इंक्रीज लेवल की वजह से लिवर और किडनी में डैमेज होने लगता है और मे भी पॉसिबल कि इंसान की डेथ हो जाए। स्किन पर अगर ये ज्यादा मात्रा में लग जाए तो स्किन में सोर्स हो सकते हैं, छाले उठ सकते हैं। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को जब हम लोग लेबोरेटरीज में भी रखते हैं तो एक तो इसको डार्क कलर बॉटल में रखा जाता है और एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है और बाहर सनलाइट है, तो सनलाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी आपका क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है और ये फॉस्जीन अगर हमारे स्मेल करने में आ गए, इनहेलेशन में आ गए तो भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ट्राई आयोडोमीथेन यानी कि CH3। इसको कॉमन लैंग्वेज में लोग आयोडोफॉर्म भी बोलते हैं। जैसे वो क्लोरोफॉर्म था, ये आयोडोफॉर्म कहलाएगा। आयोडोफॉर्म का एक ही काम, क्या काम? एंटीसेप्टिक की तरह काम करना। इसके अंदर इसको बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक माना जाता था, लेकिन लेटर ऑन ये पता चला कि आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक नहीं है। ये आयोडोफॉर्म को जब आपके घाव पर लगाते हो तो कुछ समय बाद ऑक्सीजन और एयर के एक्सपोजर में इससे फ्री आयोडीन यानी I2 एनवायरनमेंट में रिलीज होने लगता है और वो जो आयोडीन आपके घाव पर रिलीज हो रहा है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कॉज करता है। बट इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज वर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट बिकॉज ऑफ आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। तो हमने बोला ठीक है, क्या फर्क पड़ता है भाई, एंटीसेप्टिक तो है ना, हमारा काम तो एंटीसेप्टिक से चल रहा है, हमें ये ले लेना। सबने बोला ठीक है, लेकिन फिर लोगों ने बोला कि नहीं यार, इसकी बहुत गंदी बदबू आती है। एक तो लगता भी बहुत गंदा ही है, जैसे गुड़ मेल्ट करके लगा दिया हो या किसी की काली पॉटी उठा के लगा दी हो, फिर वो ऐसी बहती है, ऐसा नीचे तक बहता है तो बड़ा गंदा लगता है। तो और ऑर्डर भी बहुत गंदा है, इसीलिए आजकल इसको अदर एंटीसेप्टिक कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया गया है। इसकी हमारे जीवन में इतनी जगह थी। आगे चलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन यानी CCl4 की तरफ। ट्राइक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। अब यहां पर भी आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 है, ये भी रेफ्रिजरेंट्स, प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल केन्स बनाने के काम में आता है। ये बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने काम में आता है। आपको लगता होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने आप में कंपाउंड है, नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने आप में कंपाउंड नहीं है। इसके नाम को समझिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कार्बन पर क्लोरीन भी है, कार्बन पर फ्लोरीन भी है। अब डिपेंड करता है कि एक कार्बन पर 3 फ्लोरीन है, 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन, 3 क्लोरीन 1 फ्लोरीन, क्या है वो अलग अलग वेरिएंट्स है। तो ये अलग अलग टाइप के क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के काम में आता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यानी कि दवाई बनाने वाली इंडस्ट्रीज में ये अच्छे सॉल्वेंट का काम करता है। बाय 1960s इसे एक बहुत अच्छा क्लींजिंग फ्लूइड माना जाता था इन होम्स एंड इन इंडस्ट्रीज, यानी घर हो या इंडस्ट्री हो, ये बहुत अच्छा क्लींजिंग फ्लूइड है। ये डीग्रीजिंग एजेंट यानी जमीन पर ग्रीस गिर जाए, घी गिर जाए, तेल गिर जाए, उसकी चिकनाहट खत्म कर देता है। अलग अलग तरीके के जो दाग धब्बे होते हैं वो रिड्यूस कर देता है और फायर एक्सटिंग्विशर भी है। लेकिन 1960 के बाद पता लगने लगा कि भैया ये तो लीवर का कैंसर कॉज करता है, ये अगर ज्यादा मात्रा में चला जाए
तो इंसान को डिजीनेस होने लगता है, लाइट हेडेडनेस, यानी उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं कहाँ हूं, नशे में हूं ऐसा फील होता है, घबराहट होने लगती है, उल्टियां होने लगती है, और समय के साथ ये इंसान के नर्व सेल को जो दिमाग बनाने के काम में आते हैं उनको डैमेज करने लगता है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपके ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी कॉज करने लगता है। तो ये बड़ा डेंजरस है। इनफैक्ट अगर ये आपकी बॉडी में ज्यादा चला जाए तो ये स्टुपोर, कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ, ये सब ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये सभी की सभी आपको होने लग जाती है। इसीलिए इसको आजकल हाउस होल्ड पर्पस पे इस्तेमाल करना कम कर दिया गया है। इनफैक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड आपकी हार्ट बीट को इरेगुलर कर सकता है और कभी कभी तो हार्ट बीट रोक देता है, मतलब इंसान कमरे से फोटो में चला जाता है। आई इरिटेशन, आंखों में लग जाए तो इरिटेशन होने लगता है, और यह हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये मतलब ओजोन लेयर को डिप्लीट करने लग रहा है, इससे क्या होगा, अब जब तुम्हारी ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगेगी तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन से क्या होगा, हमारी अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेस सन से आने लगेगी, वो हमारी बॉडी पर गिरेगी तो स्किन कैंसर होगा, आंखों में गिरेगी तो आई के डिसऑर्डर्स बनेंगे, और इम्यूनिटी तो लगातार डिक्रीज होती रहेगी। तो ये भी एक बहुत डेंजरस काम है, एक बहुत डेंजरस चीज है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला कंपाउंड है फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन नाम अभी आपने देखा होगा, फ्रेयॉन रेफ्रिजरेंट 22 हमने क्लोरोफॉर्म में पढ़ा था। तो फ्रेयॉन क्या होते हैं? फ्रेयॉन आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन एंड इथेन एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्रेयॉन्स। यानी आपके मीथेन यानी एक कार्बन वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इथेन यानी दो कार्बन वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन दोनों टाइप के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कंबाइनली फ्रेयॉन बोला जाता है। तभी तो फ्रेयॉन रेफ्रिजरेंट 22, फ्रेयॉन रेफ्रिजरेंट 58 अलग अलग इनको नाम दे रखे हैं। तो ये सब इंडस्ट्रियल लेवल की चीजें। ये सबसे खतरनाक बात ये होती है कि एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, बिल्कुल भी अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, टॉक्सिक नेचर के होते हैं, सॉरी नॉन टॉक्सिक नेचर के होते हैं, इतने हार्मफुल नहीं होते, नॉन कोरोसिव यानी जमीन पर गिर जाए, हाथ पर गिर जाए, कपड़ों पर गिर जाए कोई नुकसान नहीं करते, और इजीली लिक्विफाइबल गैस है। तो आप बोलोगे वाह सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, मजा आ गया। अब देखिए फ्रेयॉन 12, फ्रेयॉन 12 कार्बन के अंदर दो क्लोरीन और दो फ्लोरीन, यानी इसको हम बोलेंगे डाइफ्लोरोमीथेन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? डाइफ्लोरोमीथेन। यह सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला फ्रेयॉन है इंडस्ट्रीज के अंदर। ये क्या करता है? इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब आप लोग सब जानते हो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन वो अकेली रिएक्शन है जिसमें हम मेटल फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, COF2 ऐसे कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके एक अल्काइल हैलाइड के अंदर लेस रिएक्टिव हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रिप्लेस करवा देते हैं बाय फ्लोरीन से। तो क्योंकि आपको यहां पर कार्बन के साथ में दो क्लोरीन और दो फ्लोरीन चाहिए, लेकिन यहां पर 4 क्लोरीन है, तो क्या करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन में दो फ्लोरीन को लगा देंगे, दो क्लोरीन को हटाकर, दो क्लोरीन हट जाएगा, दो फ्लोरीन लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये कहां यूज होता है? एयर कंडीशनर्स के अंदर यूज करते हैं, एरोसोल के अंदर यूज करते हैं, प्रोपेलेंट के लिए, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। 1974 का डेटा है ये। 1974 के अंदर लगभग 2 बिलियन पाउंड, 2 बिलियन पाउंड यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख, 10 मिलियन यानी 1 करोड़, और 1 बिलियन यानी 10 करोड़, यानी लगभग 20 करोड़ पाउंड एनुअली इसको प्रोड्यूस किया जा रहा था बाय 1974। क्या 12 बजाई है पृथ्वी की हम लोगों ने। आप इसी से अंदाजा लगा लो, मतलब पूरा बर्बाद करने पे तुल चुके हैं। और ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर अनचेंज्ड रहता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, हाईली स्टेबल है, और फिर क्या करेगा? धीरे धीरे ओजोन लेयर को डैमेज करना चालू कर देगा बाय फ्री रेडिकल मेथड। यानी क्या होगा? धीरे से ये CCl2F2 का क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा, ओजोन लेयर के ऑक्सीजन को तोड़ेगा और वो ओजोन को O3 से O2 में कन्वर्ट कर देगा, और O2 हुई कि ओजोन लेयर खत्म, तो धीरे धीरे ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता जा रहा है। आखिरी कंपाउंड है आई थिंक हम लोगों का ये पैरा
कॉमा पैरा डैश, वहां पर क्या लिखा है, पैरा कॉमा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दो कार्बन होने की वजह से हमने इसके पेरेंट नाम में रखा इथेन। सर कार्बन को क्यों लिया, बेंजीन को क्यों नहीं लिया? लफड़ा समझो, अगर मैं इस बेंजीन को पेरेंट मानूंगा तो फिर ये बेंजीन पेरेंट नहीं कहलाएगा। एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एक ही पेरेंट होना चाहिए। अब क्योंकि ये और ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं, हम इन दोनों में से किसी एक को पेरेंट नहीं मान सकते। मतलब किसी शादी में अगर तुम्हारे जीजा जी भी आ गए हैं और तुम्हारे फूफा जी भी आ गए तो दोनों तुम्हारे घर के जमाई हैं। फूफा जी तुम्हारे पिताजी के जमाई हैं और जीजा जी तुम्हारे जमाई हैं, दोनों तुम्हारे परिवार के जमाई हैं। तुम किसी एक को कम तवज्जो नहीं दे सकते, तुम किसी एक को कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। तो या तो आप दोनों को इंपॉर्टेंस दो, मतलब अगर आपको मंचूरियन सर्व करना तो ऐसी 2 प्लेट लेकर जाओ, फूफा जी आपका मंचूरियन, जीजा जी आपका मंचूरियन। अगर आपको उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी हो 2 ग्लास लेकर जाओ, आपका कोल्ड ड्रिंक। किसी एक को मंचूरियन देते हुए अगर दूसरे ने देख लिया तो मुंह फुला देगा, शादी बिगाड़ देगा। ठीक उसी प्रकार हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर वक्त भी क्या होता है कि अगर दोनों में से किसी एक को पेरेंट मान लोगे तो दूसरा काम बिगाड़ देगा। इसीलिए क्या करो, दोनों को मत पूछो सालों को, ना जीजा जी को पूछना ना फूफा जी को पूछना। आया है आ खा पी इंजॉय कर, अपन तेरे लेने देने में नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? हम तो हम है ना भैया, हम किसी को तवज्जो थोड़ी देंगे। तो हम दोनों को बोलते चल भाग निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो अब क्या करें, तो हम कार्बन की चेन को पेरेंट मान लेते हैं 1 2। अब नाम कैसे लिखेंगे? अब भाई नाम लिखने के लिए आप लोगों को इसको और इन तीनों को सभी को प्रीफिक्स में डालना पड़ेगा, क्योंकि अब पेरेंट चेन ये हो गई, ये तीनों हेलोजन से, ये तो प्रीफिक्स में आएंगे, लेकिन ये दोनों अब तुम्हारे ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना कुछ है, मतलब ये दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी नाम के पहले आएंगे। तो अब इनका नाम क्या है भाई? ये बेंजीन की रिंग है, लेकिन जब बेंजीन की रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है तो उसका नाम बेंजीन से बदल के फिनाइल हो जाता है, तो हम इसे बोलेंगे फिनाइल। अब इस फिनाइल का पहला कार्बन यहां पर अटैच्ड है और चौथे कार्बन पर क्लोरीन है। इस फिनाइल का पहला कार्बन यहां अटैच्ड है और चौथा कार्बन क्लोरीन है। तो यहां तो आप इसको 4,4 लिख दो। आप पैरा नहीं लिखना चाहते हो तो आप 4,4 लिख दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नॉर्मल नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तो ये कार्बन पैरा कार्बन कहलाएगा, ये कार्बन भी पैरा कार्बन कहलाएगा। तो हमने लिखा पैरा कॉमा पैरा डैश, क्योंकि 2 अलग अलग फिनाइल के रिंग्स है, दोनों के पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, डाइक्लोरो। एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, मतलब हम इन दोनों के नामों को कंबाइन करके लिख रहे हैं, पैरा कॉमा पैरा डैश डाइक्लोरो। और फिर हमने लिखा है डाइफिनाइल, मतलब एक फिनाइल की रिंग ये, एक फिनाइल की रिंग ये, डाइफिनाइल, ये इन दोनों का नाम हो गया। अब ट्राइक्लोरो, क्योंकि एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन जुड़े हुए, ट्राइक्लोरीन किससे जुड़े हुए, तुम्हारे 2 कार्बन की चेन इथेन से। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DDT। व्हाट इज डी? डी मतलब डाइक्लोरो, दूसरा डी मतलब डाइफिनाइल, टी मतलब ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT। DDT एक क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था। यह इंसेक्ट्स को, मच्छरों को मारने काम में आता था। 1873 में इसको प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन ये पॉल मूलर जो खूब मूली खाता था, इसने जिंदगी बर्बाद करना चालू कर दी हमारी। पॉल मूलर ने 1939 में यह डिस्कवर करा कि यार ये DDT नाम का सब्सटेंस तो इंसेक्ट को मारने के काम में आता है। लोगों ने भी खुश होकर 1948 में मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में इसे नोबेल प्राइज दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि DDT का इस्तेमाल 1948 के आसपास जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उसमें मॉस्किटो और जुएं मारने के लिए, कीड़े मकोड़े मारने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सोल्जर को मलेरिया, टाइफॉइड ऐसी डिजीज दे सकते थे, उनको मारने के काम में लिया और सोल्जर्स को उस समय फिट रखा, और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों? लेकिन आजकल इंसेक्ट्स ने क्या किया है, इस DDT के खिलाफ अपनी बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है। अब मच्छर DDT के साथ ऐसे घूमते हैं जैसे कि आप एक मेकअप करवाती है लड़कियां,
शादी में जाने के पहले फेस पे जो पाउडर लगाती है ना, ये मच्छर भी आजकल डीडीटी को ऐसा पाउडर की तरह लगा के और मेकअप वेकअप करके भूरे भूरे बन के उड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन बेचारी हमारी जो मछलियां हैं वो इसके टॉक्सिसिटी का शिकार होने लग गई। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताइए जनरली मच्छर कहां पनपते हैं? वाटर बॉडीज पे। तुम वाटर बॉडीज पे डीडीटी छिड़क देते हो। अब वो वाटर बॉडी पे छिड़का हुआ डीडीटी नीचे जाता है पानी में, पानी में जाता है तो या तो पानी के प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, या डीडीटी को छोटे मछलियां या छोटे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, फिर छोटे ऑर्गेनिज्म को बड़े ऑर्गेनिज्म खाते हैं और बड़े ऑर्गेनिज्म को फिशेस खाती हैं, तो अल्टीमेटली फिश की बॉडी में चला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ये समझो, मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है और ये फैट सॉल्यूबल है। यानी अगर ये वाटर सॉल्यूबल होता तो मछलियों की बॉडी में जाता, पानी में सॉल्यूबल होता और वो यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी के बाहर डिफ्यूज कर देते। आप भी कर सकते थे, मैं भी कर सकता था, मछलियां भी कर देती। मछलियां यूरिनेट नहीं करती, लेकिन उनके बॉडी के पोर्स से लगातार डिफ्यूजन होकर वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता रहता है, तो वो बाहर निकाल देती। लेकिन फैट सॉल्यूबल चीज बॉडी के बाहर निकलती नहीं है, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फैट है उसके अंदर लाइफ टाइम डिसॉल्व फॉर्म में रह जाती है और धीरे धीरे ये एनिमल्स के टिश्यू में डिपॉजिट होने लगते हैं और जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती है ये अपने टॉक्सिक नेचर को शो करते हैं। इसीलिए डीडीटी को 1973 में ही यूएस ने बैन कर दिया। सोचो 48 में उसको नोबेल प्राइज दिया और लगभग 35 साल के अंदर अंदर ही, इनफैक्ट 48, 58, 68 मतलब 25 साल के अंदर अंदर ही बैन भी कर दिया। लेकिन इंडिया में आज भी ये लगातार चले जा रहा है। चलिए, तो इंडिया में मछलियों को लगता है कि अच्छा लगता होगा डीडीटी। हमारे इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में जिसका नाम होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट करवा देता हूं, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करूंगा, या लगेगा तो बीच में स्टार्ट कर दूंगा, देख लेंगे। चलिए, लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।